जय हिंद दोस्तों भारत की राजनीति में मुसलमान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सेक्शन, लगभग 14 से 15% के बीच की आबादी और एक मुश्त वोट बैंक के रूप में जिस तरीके से मुसलमानों को देखा जाता है और जिस तरीके से आज के दिन मुस्लिम्स के नाम पर राजनीति हो रही है और भड़काने वाले बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से मुस्लिम्स रिएक्ट कर रहे हैं, यकीन मानिए विपक्षी दलों की राजनीतिक रोटियां बहुत ज़बरदस्त तरीके से सिक रही हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत के समाज में तो जहर घुल रहा है, लेकिन जिस तरीके से एक आम इंसान, एक आम मुसलमान रिएक्ट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से विपक्षी दलों की राजनीतिक रोटियां सेकने का एक जरिया है, या यूं कहें विपक्षी दलों के हाथ का एक हथियार है, जिसके अंदर विपक्षी दल खुले तौर पर मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही हैं केवल और केवल मोदी को सत्ता से हटाने और खुद सत्ता में आने के लिए। अब ये किस तरीके से हो रहा है, मैं इस बात को कुछ फैक्ट्स के साथ, और खासकर फैक्ट्स को तो हम उसे फैक्ट्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कोई एक ट्रेंड एनालिसिस की अगर बात की जाए उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस ट्रेंड के अकॉर्डिंग, यानी एक जो प्रक्रिया चली आ रही है। देखो, असलियत में बीइंग अ हिस्ट्री फैकल्टी, मतलब मैं कोशिश ये करता हूं कि हर चीज को बहुत तरीके के साथ आपके सामने ट्रेंड की फॉर्म में रखूं, ताकि आप लोगों को वो चीजें समझ में आनी शुरू हो कि असलियत में किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जा, किस तरफ दुनिया या व्यवस्था चल रही है। क्योंकि ऐसी प्लानिंग कभी भी लोगों के सामने खुलकर नहीं आती, बस इस प्लानिंग का अंदाजा लगाया जाता है कि ये अगर ऐसे घटित हो रहा है तो इसके पीछे ये कारण है और ऐसा पॉसिबली हो सकता है। आओ जरा देखें, कहानी हम मोटे तौर पर शुरू करेंगे 2014 के टाइम से, कि 2014 में असलियत में क्या हुआ कि मोदी जो हैं वो पूर्ण बहुमत के साथ पहली बार 1984 के बाद पहली बार कोई भी व्यक्ति सत्ता के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ आया। मोदी जी उन्हीं में, मतलब मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि 285 के करीब सीटें लेकर पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए, पूरी ताकत के साथ सत्ता में आए। और यकीन मानिए जो एनडीए दल जो था उसकी भी लगभग 230-240 के करीब सीटें थी। अब यहां पर पूर्ण बहुमत में आने का पीछे दो कारण सबसे मेन थे। पहला, मोदी जी का खुद की एक छवि जो हिंदुत्ववादी नेता की थी, लेकिन अगर मैं गुजरात दंगों का भी माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करने की कोशिश करूं तो दो चीजें साफ नजर आती हैं, जिनमें से एक एक रिपोर्ट वो भी है जिसके अंदर जिस पर मेरे एक दोस्त ने पॉलिटिकल साइंस के अंदर गुजरात दंगों पर ही पीएचडी का थीसिस लिखा, पीएचडी का अपना पूरा का पूरा पार्ट चुना था, या पीएचडी का पूरा सेक्शन चुना था, और उसमें उसने काफी हद तक रिसर्च भी की। हालांकि वो इस चीज को अभी मामले में खराब है, लेकिन उसका क्लियर मानना है कि पहला जो एक्शन था गोधरा वाला, जिसे दबा दिया जाता है, वो सबसे पहले प्लान्ड वे में था, और जो उसका रिएक्शन था वो भी काफी हद तक प्लान्ड था। यानी मैं जो चीज कहना चाहता हूं वो ये काफी हद तक प्लान्ड इन द सेंस उसे सपोर्ट किया गया, प्लान्ड तो नहीं था, लेकिन हाँ उसे एज अ रिएक्शन सपोर्ट किया गया। और उसी का नतीजा था कि गुजरात राइट्स जो हैं वो 3-4 दिन तक चले और लगभग 1200 के करीब मुस्लिम्स मारे गए। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि लगभग 700 से 800 हिंदू भी इस दंगे के अंदर मारे गए, और बहुत ही जिसे कहते हैं मारकाट मची। इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। लेकिन ये जो छवि है, हालांकि 2002 के बाद गुजरात में कभी भी कोई भी दंगा नहीं हुआ, एंटी मुस्लिम राइट्स किसी भी फॉर्मेट में नहीं हुए, लेकिन हाँ जो सिचुएशन यहां पर दिखाई दी उसमें मोदी जी की छवि जो है, और मजे की बात यह कि मोदी की छवि कभी भी मोदी ने बनाने की कोशिश नहीं करी। मोदी के ऊपर हमला करने वाले लोगों ने मोदी की छवि गढ़ी, जिसमें चाहे इन्हें मौत का सौदागर कहा गया, चाहे खूनी दरिंदा कहा गया, चाहे कुछ शब्द कहे, चाहे नीच जैसे शब्द इस्तेमाल इनके खिलाफ किए गए। तो यकीन मानो जितना ज्यादा कांग्रेस के नेताओं ने इन्हें दबाने की कोशिश करी, यहां से इनका राइज होता चला गया। यानी ये एक भारतीय राजनीति की पर्सनैलिटी बन चुके थे, और
हिंदुत्ववादी नेता की छवि इनकी स्थापित हो चुकी थी। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखो, एक तरफ तो ये, तो दूसरी तरफ एक मेन पॉइंट और आता है, और वो ये कि मोदी जी की छवि तो थी जिसकी वजह से 282 सीटें, 282 सीटें इन्होंने स्कोर किया, 336 के करीब पूरे का पूरा एनडीए लेके आया, और बाकी सबको धराशायी इतने बुरे तरीके से किया कि इनके सामने कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आया। लेकिन मेरा जो कहना है ना दोस्तों, वो ये कि असलियत में इनकी जीत के पीछे पुश और पुल फैक्टर टाइप में दो फैक्टर्स काम कर रहे थे। जहां एक तरफ इनका हिंदुत्ववादी छवि थी, दूसरी तरफ इन्हीं की एक जो छवि विकास पुरुष टाइप की या डेवलपमेंट करने वाले एक पर्सनालिटी की थी, वो सबसे अच्छी थी। तो तीसरी तरफ, और गुजरात मॉडल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से और खासकर हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, वो अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप गेन करते हुए नजर, मतलब मोदी जी गेन करते हुए नजर आए। लेकिन साथ में कांग्रेस की जो बेईमानी वाली छवि थी, जो कांग्रेस के ऊपर स्कैंडल्स के आरोप थे, और जिस तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से खुले तौर पर फेल हुई थी उन स्कैंडल वाले आरोपों को काउंटर करने में या उनसे बच निकलने में, वो सबसे मेन फेलियर था कांग्रेस का, जिसने मोदी जी को 282 के आंकड़े तक पहुंचने में मदद करी। लेकिन क्या सिर्फ ये आंकड़ा था? तो मेरा ऐसा मानना है कि मार्केटिंग से लेकर दूसरी चीजें भी यहां पर इन्होंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल करी। और यकीन मानिए 2018 आते आते हाल ये था कि लगभग 75% इंडिया के ऊपर 75% इंडिया के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का नक्शा देखने को मिल रहा था, जहां पर या तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी या बीजेपी के अलाइज की गवर्नमेंट थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र 2018 के आसपास तक आते आते ये सारी के सारी शक्लें आपको इस तरीके से दिखाई दी, और लगभग 27 में से 21 के करीब स्टेट्स के अंदर जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, जो अपने आप में रिकॉर्ड था। यानी एक तूफान सा बीजेपी का चला, जिसके अंदर दिन पर दिन बीजेपी मजबूत होती चली गई, और पूरे हिंदुस्तान के इतने बड़े एरिया के ऊपर इन्होंने, जिसे कहते हैं, विजयश्री प्राप्त करी। लेकिन जैसे ही मोदी जी की गवर्नमेंट आई, यहां पर आपको गौरक्षक जो है ये वाले मामले साफ नजर आए। हालांकि मेरा ऐसा मानना है क्योंकि अभी तक ऑफिशियली बीजेपी या गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरीके की अपीजमेंट की बात नहीं की गई। यहां तक कि आप ये देखिए, मैं जहां तक इन सब चीजों को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे वो अखलाक की डेथ हुई, जिसे गौरक्षक गौ मास के नाम पर पीट कर मार डाला, और जब उसे गौ मास के नाम पर पीट कर मार डाला, मास था नहीं था मैं उस चीज में जा ही नहीं रहा, वो हत्या थी, मैं उसे मानता हूं, उसको मारने वाले हत्यारे थे, मैं उन्हें भी मानता हूं। लेकिन अखलाक के मामले में भाई अखलाक के ऊपर आरोप था कि उन्होंने, ये बिल्कुल वैसा ही आरोप था जैसा कि आज के दिन हम लोग देखते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद की अपमान किया गया। भाई सीधी सी बात है, भावनाएं आहत, कमजोर लोग जो है या बुद्धि जिन लोगों में कम है, और वो जो बुद्धि से कम काम करते हैं वो भावनाओं से ज्यादा काम करते हैं। और मजे की बात यह है, भावनाएं जो हैं वो समझदार आदमी की या जिसके पास बुद्धि है उसकी आहत नहीं होती, और ज्यादा चालाक आदमी है वो भावनाओं का खेल खेलता है। बेवकूफ लोग जो हैं उन भावनाओं के अंदर बह जाते हैं और लोगों का मर्डर करते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं। इस चीज को समझ लीजिए। यहां पर इन भावनाओं का ही खेल था कि गौरक्षक मामले में अखलाक जो है उसको मार डाला गया। समस्या अखलाक के मारने में थी, लेकिन उससे बड़ी समस्या केजरीवाल जैसे वोट पिपासुओं के लिए, जो रक्त चूसने वाले कीड़े होते हैं ना, रक्त पिपासु, ऐसे ही वोट पिपासु होते हैं, जो वोटों के नाम की, वोटों का एक गिद्ध होता है केजरीवाल जैसा बंदा, वो उसके घर पहुंचकर उसे 1 करोड़ रुपए का चेक देने की बात करता है और चेक दे के आता है कि, और 3-4 ट्वीट उसके रास्ते में कर देता है। ऐसे लोगों ने मामले को और ज्यादा बिगाड़ा। यही वो दोगलापन है जो कि कहीं
ना कहीं मुसलमानों का इस्तेमाल होता हुआ दिखा रहा है कि भाई मैं ये मानता हूं कि गौरक्षा के मामले में जो लोग किसी की हत्या कर रहे हैं, और खासकर चलो मैं गाय को माता मानता हूं, लेकिन अल्टीमेटली दुनिया के लिए गाय एक पशु है, और पशु के लिए तुम किसी इंसान की हत्या कर रहे हो वो गलत है। लेकिन मैं इस चीज को ज्यादा सपोर्ट करता हूं कि अगर गाय एक पक्ष विशेष का भावनात्मक मुद्दा है तो दूसरे जो हमारे भाई हैं उन्हें भी मेरी भावनाओं का सम्मान करके उस गाय का अपमान नहीं करना चाहिए या गाय को नहीं मारना चाहिए। भाई दुनिया जो है वो करोड़ों जानवरों से भरी पड़ी है, अगर एक गाय का मांस नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉजिक है। लेकिन जब उसका ये क्योंकि ये भावनात्मक मुद्दा है, मैं एज अ हिंदू अगर बात करता हूं और बिल्कुल एक अनपढ़ हिंदू की तरह बात करता हूं तो आप खुद सोच कर देखिए, भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन जानबूझकर मुसलमान भाइयों को उकसाया जाता है कि अगर गाय नहीं खाएंगे तो प्रॉब्लम है, हम तो खाएंगे और दिखा दिखा के खाएंगे, जो कुछ खाएंगे ये हमारा फंडामेंटल राइट है। गाय के नाम पर हत्या करना जायज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रॉफिट मोहम्मद या उनके परिवार के मामले में किसी की अपमान करना, मतलब उनका अपमान करना जायज नहीं है। लेकिन ये भी उतना ही सच है, ये भी उतना ही सच है कि अगर किसी ने अपमान किया और आपकी भावनाएं आहत हुई तो आपको गौ रक्षा के नाम पर किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर सर तन से जुदा करने का नारा लगा रहे हैं और वहां पर भी आपको हत्या करने का अधिकार नहीं है। दोनों चीजें बिल्कुल बराबर हैं, इज इक्वल्स टू हैं। यहां पर असलियत में ये वो जोशीले नौजवान अपने ग्रुप बनाकर आगे आए जो कि इस समय पर बीजेपी के मामले में ये सोचकर बैठे हुए थे कि बीजेपी हमारे को बचाएगी। लेकिन जहां तक मामला है, जितने गोरक्षक आज के दिन हत्या के मामले में पकड़े गए हैं, चाहे पहलू खान के मामले में ले लिया जाए जिसको मारा गया, चाहे और किसी के मामले में ले लिया जाए, सभी सलाखों के पीछे हैं या फिर उन पर वही कानूनी प्रक्रिया चल रही है भारतीय दंड संहिता के अनुसार, यानी आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अनुसार, जो नॉर्मली किसी भी हत्यारे के ऊपर चलती है। उसके पीछे के रीजन को भी बहुत ही द्वेष या वैर से माना गया, भावना से किया गया हत्या मानी जा रही है। और उसके ऊपर मामला क्या है, वो नॉर्मली सभी कोर्ट केस के अंदर फंसे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, केसेस खत्म नहीं हुए हैं और हत्या के मामले चल रहे हैं, यानी गौरक्षक। लेकिन उस चीज को जिस तरीके से ये कार्टून दिखा रहा है कि हाँ, मैं इन कार्टूनों से सहमत हूं कि किल्ड फॉर काउज बिल्कुल सही बात है, यहां पर वो केवल गाय के नाम पर मुसलमान नहीं मरा, वो किसान भी मरा जिसकी फसलें गायों ने, आवारा पशुओं ने खराब करी। इसी तरीके से यहां गायों को मारा गया और ये हेयर काउ ईट्स लायन, यानी वो जो मोदी जी ने मेक इन इंडिया का शेर बनाया था उसको बिल्कुल गायें खाती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो हेयर काउ ईट्स लायन, यानी गौ रक्षक का मामला आया, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या वो सीधे सीधे बीजेपी का प्रोवोकेशन था? तो मेरा ऐसा मानना यह है कि कई बार क्या होता है, एक पार्टी विशेष आने की वजह से जिसको आपने वोट दिया है, या आपके, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके पड़ोस के जो विधायक महोदय हैं वो अब, मतलब आपके पड़ोस का नेता अब विधायक बन गया है, अब वो या सांसद बन गया है और अब आप उसके नाम पर बदमाशी दिखाते फिर रहे हैं। मामला गो रक्षकों का केवल और केवल इतना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी हिंदू विचारधारा को समर्थन करने वाली पार्टी सत्ता में आ गई है, इसलिए वो गुंडई करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें दो पेच हमेशा फंसे हुए नजर आते हैं। ये एक बार का मामला मेरे घर आते हुए मेरे सामने का घटा हुआ मामला है। एक ट्रक के पीछे 3 गाड़ियां लगी हुई थी, मैं और मेरे 2 दोस्त, एक दोस्त और, वो गाड़ी के अंदर पीछे आ रहे थे। हम देख रहे थे मामले को कि गायों की स्मगलिंग ट्रकों में हो रही है, जबकि गायों का जो स्मगलिंग है वो बैंड है, हो रही है। उन्होंने मार पिटाई करना शुरू किया, काफी हद तक मार पिटाई हुई, लेकिन जैसे ही पुलिस आई, पुलिस ने
वो जो गायें थे, गाय ले जाने वालों को तो खिसका दिया, लेकिन गौरक्षकों के ऊपर मुकदमा बना दिया। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि पुलिस बायस्ड है। अगर आप अभी वो अजमेर के सलमान चिश्ती जो एक है उसको देखा जाए तो पुलिस वाले को कहते हुए सुनेंगे कि बोल दियो नशे में था, बच जाएगा, बचा लेंगे। सोचकर देखिए, इस तरीके का मामला था और वो बाकायदा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहां पर आपको किसी भी गौरक्षक के पीछे एक आधा सांसद पर्सनली खड़ा हुआ थोड़ा बहुत मिल जाए सो मिल जाए, लेकिन अगर आपको लगता है कि पूरा इंडियन सिस्टम खड़ा है तो भूल जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इंडिविजुअल एफर्ट करने वाले जो जोशीले नौजवान होते हैं वो आ गए और उनका नेचर ही गुंडई दिखाने का है, तो गाय के नाम पर उन्होंने एक तरीके से अपने आप को वॉरियर फॉर्म में देखना शुरू कर दिया, जो भी था। लेकिन मैं मानता हूं कि चलो ठीक है, उसे मान लिया गया कि उससे समाज में इंटॉलरेंस बढ़ा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में अगर एक आधे में ये कह देते, मतलब एक दो भाषणों में कहते हैं कि मुसलमान भाइयों को मारने का मतलब है मुझे मारना, टाइप का एक भाषण उनका है, वहां आप समझिए सर, यहां से मुद्दा मिलता है सरकार को बदनाम करने का। अब ऑब्वियस सी बात है, विपक्ष है, विपक्ष सरकार को बदनाम करेगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को देखा जाए, कांग्रेस की लीडरशिप इस समय पर बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि दलदल में धसी हुई है और अगले 10-20 साल तक जब तक ये गांधी परिवार मौजूद रहेगा कांग्रेस के सर पर, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं होने वाला, क्योंकि फैमिली पॉलिटिक्स भारत से इस समय पर लद चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब तक कि उस फैमिली के अंदर बैठा हुआ कोई मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बंदा नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एक मामला फिर शुरू हुआ। जैसे ही उसका मामला आया कि इंटॉलरेंस बढ़ रही है, अवार्ड वापसी गैंग आपको दिखाई देगा। इतने सारे नेताओं ने, इतने सारे स्कॉलर्स ने, सब ने एक के बाद एक बहुत सारे अवार्ड वापस करना शुरू कर दिया कि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ रही है। ये एक एफर्ट था सरकार को बदनाम करने का। हालांकि इसके काउंटर में जितनों ने अवार्ड वापस किए उससे कहीं ज्यादा ने इनको क्रिटिसाइज किया और सरकार को अप्रिशिएट किया। हालांकि इंटेलेक्चुअल लेवल पर इतना तगड़ा डिवाइड किसी भी सोसाइटी के अंदर ठीक नहीं है, लेकिन उस समय पर जिस तरीके का माहौल था, सरकार अपना काम कर रही है और विपक्ष अपना काम कर रहा था, वहां तक मामला ठीक था। यहां आप देखेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जो भी पढ़ने लिखने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं, उनको याद होगा ये जो 4 महोदय आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये चारों के चारों महोदय सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च जज हैं, जिनमें से एक ये जो गांगुली हैं, जस्टिस गांगुली जो हैं, ये जस्टिस गांगुली भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, जस्टिस लोकुर से लेकर बहुत सारे। अब आप समझकर देखिए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इनकी आजादी खतरे में है। ये भी, हालांकि ये मामला कहां चला गया मैं नहीं जानता, ये मामला कहां दब गया मैं बिल्कुल नहीं जानता, मुझे पता ही नहीं है। मुझे क्या, हिंदुस्तान के 99.999 टाइप के लोगों को नहीं पता कि ये मामला है कहां। गिने चुने 10, 20, 50, 100 लोगों को पता होगा, पता होगा, वरना ये सारा मामला दब गया, गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा कहां है, क्योंकि अंदर खाते सब कुछ सेटलमेंट। लेकिन एक बार को ऐसा माना जाता है कि ये जजेस यहां बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे जज भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की माइंडसेट को, या यूं कहें एंटी बीजेपी माइंडसेट को, या एंटी राइट विंग माइंडसेट को हमेशा से सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। इसीलिए अपने उस माइंडसेट को, सब मतलब माइंडसेट के चलते बीजेपी की सरकार के खिलाफ माहौल जब बन रहा था, तो उस माहौल में ये भी कूद पड़े, ऐसा आरोप बहुत सारे लोग लगाते हैं। अब है क्या मामला, जो अंदर खाते दब गया उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब वो सब चीजें चल रही थी, तो मोदी सरकार के अपने बहुत सारे डिसीजंस ऐसे भी थे जिसके ऊपर सवालिया निशान लगे। हालांकि मैं इस मामले को 100% गलत नहीं मानता। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, बड़ा मामला जो है वो ये वाला है कि जिसके अंदर डिमोनेटाइजेशन हुआ, 1000 के और 500 के नोट अब देखे दिखाई जो लग रहे हैं वो बैन हो गए, और पूरा हिंदुस्तान बैंकों के आगे इस तरीके की लंबी चौड़ी लाइनों के अंदर लगकर खड़ा हुआ था। हालांकि मैं इस चीज को गलत गलत बहुत सारे मामलों में गलत है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस जो सिर्फ और सिर्फ
कैश पर चलते हैं वो सारे डूब गए, और जो बिजनेसेस सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है मतलब, और उसके बाद हालांकि उसका प्लस पॉइंट ये निकला कि भारत जो है एकदम से डिजिटल पेमेंट्स के रास्ते पर आगे बढ़ा, और आज के दिन मेरे जैसा बंदा जो बहुत ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली नहीं है वो भी अगर जेब में कैश रखना छोड़ दे, अभी भी पर्स के अंदर 20 रुपए पड़े होंगे, तो 20 30 50 100 पड़े होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। जो बेसिक खर्चे हैं वो भी आजकल ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो 20 30 50 100 रुपए जो हो रहे हैं खर्चे, वो अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो वो उसको मतलब जेब में कैश छोड़ देंगे, तो इसने एक बड़ा चेंज लाया। लेकिन असलियत में जो इकोनॉमी के ऊपर बुरा असर पड़ा वो तो था, लेकिन इसका एक दूसरा असर आम आदमी पर पड़ा। उस समय पर जब मैं आम लोगों से बात कर रहा था तो लोगों का मानना था कि पहला ऐसा बंदा है जिसने गरीब को नहीं बल्कि अमीर आदमी की गर्दन पकड़ के तोड़ी है। ये एक सेंटिमेंट बना लोगों के अंदर कि ये वो बंदा है जिसने अमीरों की गर्दन तोड़ी है, गरीबों की नहीं, गरीबों के तो पक्ष में है। अब ये मामला था, साथ में जीएसटी आया। हालांकि इन दो चीजों का इकोनॉमी पे अच्छा असर पड़ा, बुरा असर पड़ा, वो तो आप कैलकुलेट करेंगे, वो तो इकोनॉमिस्ट बताएंगे। लेकिन जिस तरीके की अब उम्मीद ये की जा रही थी कि 2019 के अंदर बीजेपी का बंटाधार हो जाएगा और जबरदस्त लेवल पर बंटाधार हो जाएगा, लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो मेरा ऐसा मानना यह है कि बीजेपी ने जितनी भी स्कीम चलाई उसमें तो एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरी शौचालय योजना और तीसरी उज्ज्वला योजना, ये तीनों योजनाएं ग्रामीण स्तर के लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। गांव के अंदर गरीब लोगों के घर बनवाना, गरीब लोगों की क्या नाम है शौचालय बनवाना और उनको गैस सिलेंडर और एक चूल्हा मुफ्त दे देना, ये पूरी उज्ज्वला योजना का हिस्सा थी। अब जब ये उज्ज्वला योजना मतलब ये तीनों की तीनों प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजनाएं जो ग्रामीण स्तर पर बहुत जबरदस्त लेवल पर पहुंची। अब आप सोचकर देखिए, सुबह सुबह उठकर महिलाएं 5 बजे यानी अंधेरा होने से पहले पहले ही अगर गांव मतलब उन्हें शौच करने के लिए जाना पड़ रहा है और उसके बाद सूरज ढलने का इंतजार कर रही हैं कि किसी तरीके से सूरज ढल जाए और वो शौच करने पहुंच जाएं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीच में उन महिलाओं के साथ कितना बुरा मतलब उनको कितनी बुरी प्रताड़ना झेलनी पड़ती होगी, ये आप समझिए मामले को। ये एक प्रताड़ना ही थी। उन महिलाओं के घर में शौचालय बनाना और सरकारी पैसे से शौचालय बनवाना, गरीब आदमी जो पूरी जिंदगी अपना एक घर नहीं बना पा रहा उसका घर बनवा देना, और महिलाएं जो धुएं के अंदर परेशान होकर खाना बना रही हैं, चूल्हे के ऊपर चूल्हा फूंक फूंक के उनको अस्थमा और टीबी जैसी बीमारियां हो रही हैं, उनके लिए उज्ज्वला योजना करवा देना, इसका मिरेकल, इसका असर आप देखेंगे कि इसका सीधा सीधा असर 2019 के चुनावों में पड़ गया। 2019 के चुनावों में 2014 से भी ज्यादा सीटें बीजेपी जीत के आ रही है। बीजेपी के पास खुद के पास 303 सीटें हैं और बीजेपी अलायंस के पास 349 सीटें हैं, और अगर वोट शेयर की बात की जाए तो 37.5% वोट जो है वो बीजेपी को मिला, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड वोट होता है भारत जैसे डेमोक्रेटिक और बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है उसमें। जो ये जीत थी ना दोस्तों, जो ये जीत थी उसने विपक्ष को बिल्कुल हताश कर दिया, और विपक्ष उस 2019 के झटके से निकल ही नहीं पाया, क्योंकि 2019 से पहले विपक्ष ने सरकार को बदनाम करने के जितने भी मौके ढूंढ रखे थे वो सारे के सारे मौके हाथ से निकल चुके थे, या यूं कहें फेल हो चुके थे। और जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेल रही थी, और कहीं अयोध्या का मामला इन 5 जजों के टाइम पर बिल्कुल सीधे सीधे निकला, यहां तक कि 370 को कैसे चुटकियों के अंदर उखाड़ कर फेंक दिया, और ट्रिपल तलाक मामले में जिस तरीके से इन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम किया और मामले को उखाड़ फेंका, इसका सीधा सीधा मतलब ये था, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में इसका मतलब ये था कि बीजेपी को इस समय पर काबू करना बड़ा मुश्किल सा काम है।
यकीन मानिए बीजेपी को काबू करना, और खासकर एक चीज और जिससे विपक्ष हमेशा डर रहा था, ये मैंने अपने इलाके की रिपोर्ट भी निकाल कर देखी, इलेक्शन कमीशन से जब निकली तो उस रिपोर्ट को निकाल कर देखा कि बहुत सारे मुस्लिम मोहल्ले, और खासकर ऐसे मुस्लिम मोहल्ले जहां पढ़ी लिखी आबादी कंपैरेटिवली ज्यादा है, वहां पर जहां पहले 2019 से पहले यहां तक कि 2014 के वोट मतलब जनरल इलेक्शंस में 0 या 5-7 वोट्स मिलते थे बीजेपी को, अब 2000 में से अगर 0 या 5-7 वोट्स मिलते थे बीजेपी को, वो वोट अब बढ़कर मुस्लिम्स के 700, 800, 900 वोट हो गए। सोचकर देखिए, अगर बीजेपी को 900 वोट्स मिल रहे हैं मुस्लिम्स की कॉलोनी में, जो 100% मुस्लिम कॉलोनी है, उसमें से 900 वोट मिल रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं मुस्लिम्स ने वोट दिया। भले ही मुस्लिम जेंट्स ने वोट नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से ट्रिपल तलाक के मामले को डील किया गया, पॉसिबिलिटी पूरी है कि ऐसा माना गया, और बहुत सारे जो मतलब मेरे फ्रेंड्स भी हैं और जो भी अच्छे लेवल पे, वो मानते हैं कि भाई असलियत में महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। जिस तरीके से ट्रिपल तलाक, उज्ज्वला योजना और ये सब थी, महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया, और भले ही बुर्के के अंदर चुपचाप जाके कमल का बटन दबाया ही, लेकिन दबा के आई। इसका मामला क्या था? इसका असर यह हुआ कि बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री की फॉर्म में बहुत से जगह विक्ट्री मिली। सोचकर देखिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में 1 सीट कांग्रेस को मिल गई थी, यूपी 90% सीटें, हरियाणा 80% सीटें, और हिमाचल, उत्तराखंड 9 या 10 राज्यों के अंदर तो कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। तो हालात आप समझ सकते हैं कि विपक्षी दल कितनी बुरी तरीके से इनके सामने चित पड़े हुए थे। ऐसे में अब ऑब्वियस सी बात है, यहां से स्ट्रेटेजी चेंज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहां आपको समझ में आ गया क्लियर वर्ड्स में, यहां पर विपक्ष को क्लियर वर्ड्स में समझ में आ गया कि मोदी के सामने कम से कम इस तरीके से तो खड़े नहीं रह सकते। जिस तरीके से अभी खड़े हैं, इस तरीके से तो मोदी के सामने जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि मोदी इस समय पर जिस तरीके से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, जीत पर जीत हासिल किए जा रहे हैं, राज्यसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गए हैं, और अब तो मतलब लगातार इनकी ताकत बढ़ती जा रही है। ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, और सबसे बड़ी बात, कभी मुस्लिम वोट्स के ऊपर और कभी 370, कभी अयोध्या मामला, जितने भी वादे हैं वो सारे के सारे पूरे किए जा रहे हैं। किसी भी पार्टी को एक चीज समझ में आ, किसी पूरे विपक्ष को एक चीज समझ में आ गई कि असलियत में आपकी लड़ाई अगर मोदी से है, तो आप मोदी से फेस टू फेस तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि इसका जो कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है, उसके सामने अब हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी नहीं खड़ी है। अब क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी नहीं खड़ी है, तो यहां पर एक फेस टू फेस वॉर तो चलेगा नहीं, यहां प्रॉक्सी वॉर चलेगा। तो पहली बात, मोदी की पावर को पहचानो। 2019 के बाद का एक इंटरनल एनालिसिस जो चल रहा है पार्टियों में, जो मेरी बातचीत होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उन्हें 2 चीजें क्लियर वर्ड्स में समझ में आ गई कि भाई, एक तो हिंदू वोट जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है, वो बहुत ताकतवर तरीके से मजबूत हो रहा है, और दूसरी तरफ उन्हें एक चीज नजर आई कि मुस्लिम वोट जो है वो डिवाइड हो रहा है। वो डिवाइड अलग अलग तरीके से है। हिंदू वोट कंसोलिडेट कैसे किया? राम मंदिर से लेकर, अयोध्या मामले से लेकर, ज्ञानवापी मामले से लेकर, बहुत सारे दूसरे मामलों में हिंदू वोट लगातार मोदी जी को सपोर्ट करता जा रहा है, और ये मास बेस लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन हिंदू वोट्स की एक खास बात यह है कि ज्यादा बड़ा परसेंटेज जो है वो एजुकेटेड है, और एजुकेटेड को जो है वो आप एम्प्लॉयमेंट की बात अगर करेंगे तो उसे समझ में आना शुरू हो गया, तो वो एम्प्लॉयमेंट की बात उनके सामने की जा रही है। तभी आप जुमले सुनेंगे पकोड़ा रोजगार, तभी आप जुमला सुने, मतलब मोदी जी के काउंटर में जो बातें शुरू होती हैं कि जी पकोड़ा रोजगार की बात हो रही है, यहाँ तो
मोदी जी के अगेंस्ट में बात होती है कि जी ये तो क्या नाम है एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, पकोड़ा रोजगार है, शौचालय बनवाओ, घास खुदवाओ, पता नहीं कैसे कैसे बातें यहां पर इनके सामने हो रही थी, ठीक है। लेकिन फिर भी हिंदू वोट कंसोलिडेट हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मुस्लिम वोट कैसे डिवाइड हो रहा था यहां पर ये समझिए। मुस्लिम वोट इस तरीके से डिवाइड हो रहा था कि जिस तरीके से मुस्लिम वुमेन यानी महिलाओं के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बहुत सारी महिलाओं की सिंपैथी धीरे धीरे मोदी जी की तरफ शिफ्ट हो रही थी, ये ट्रेंड देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ चाहे शिया सुन्नी के मामले में हो गए, चाहे शिया सुन्नी के मामले में हो गए, चाहे पासमानदा मुस्लिम्स के मामले में हो गए, हर जगह पर आप देखेंगे कि मुस्लिम्स जो हैं उनको अलग अलग तरीके से बीजेपी कैटेगराइज करके बात करती हुई नजर आ रही थी। और इन सब में डिवाइड मुस्लिम्स का जो खेल था उसमें ओवैसी का जो मामला है, मेरे हिसाब से ये बीजेपी की एक सबसे बड़ी पैदाइश है या चाल है। लोग इस चीज को ना समझे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। इस ओवैसी ने मुस्लिम वोट को डिवाइड करने में जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इतना इंपॉर्टेंट रोल किसी ने भी प्ले नहीं किया होगा। कैसे भाई, सोच कर देखिए। अगर यूपी के इलेक्शंस में आपको साफ नजर आता है, एक तरफ आजम खान है जो कि आजम खान यूपी के मुस्लिम वोट बैंक का सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड रखने वाले व्यक्ति हैं। वो आजम खान एकदम से उनके सामने अगर ओवैसी खड़े हो जाएं तो आजम खान कमजोर होंगे, मुस्लिम वोट बैंक डिवाइड होगा। ये बीजेपी की पॉलिसी है। ऑब्वियस सी बात है, ओवैसी को खुली छूट है, उसके भाई को खुली छूट है। उसके भाई ने 2-4 बयान ऐसे दे रखे हैं कि उसकी शक्ल देखते ही हिंदू बिदकेगा। ओवैसी जितना चीख चीख कर बोलेगा, आजम खान की खास बात ये है उसने कभी भी चीख चीख कर ऐसा कोई खास बयान नहीं दिया जिससे मुस्लिम हिंदुओं की भावनाएं आहत हों। लेकिन ओवैसी और उसके ब्रदर की खास बात अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के ऊपर आरोप ये है कि इन दोनों ने जानबूझकर ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिनसे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। अब भाई भले ही हिंदू ने सर तन से जुदा का नारा नहीं लगाया, लेकिन हिंदू की एक खास बात यह है कि हिंदू चुपचाप कंसोलिडेट होता जा रहा है वोट के ऊपर भरोसा करते हुए। ऑब्वियस सी बात है इस समय पर बटन चुपचाप दबा रहा है। नतीजा क्या कि जितना ज्यादा सोच कर देखिए ना, जितना ज्यादा ओवैसी कठोर बयान देता है, जितना ज्यादा एग्रेसिव बयान देता है, जितना ज्यादा मुस्लिमों की बात करता है, जितना ज्यादा उसका छोटा भाई कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बयान देता है, या उसके पार्टी मेंबर असीम वकार जैसे बंदे, या फिर वो जो क्या नाम है बहुत से बंदे जो हैं वो इसके जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो आके चुपचाप अपना मतलब खुल के बयान दे रहे होते हैं एंटी हिंदू, उससे हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट होता है। भले ही मुस्लिम वोट्स ओवैसी के पास जा रहे हैं, लेकिन हिंदू वोट्स खुले तौर पर बीजेपी के साथ आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। नतीजा क्या कि मुस्लिम वोट्स को डिवाइड करो और हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करो। ये सिंपल फिलॉसफी है। लेकिन सवाल यही है कि अब प्रॉब्लम अपोजिशन के साथ ये भी आ रही है, विपक्ष के साथ एक समस्या ये भी आ रही है कि अगर वो खुलकर मुस्लिमों की पक्ष की बात करना शुरू कर देगा तो उसके ऊपर आरोप ये लगने लगेंगे तुम तो मुसलमानों की पार्टी हो, हिंदुओं की पार्टी तो बीजेपी है। और अगर विपक्ष खुलकर हिंदुओं के मामले में सपोर्ट करना शुरू कर देगा तो उसके ऊपर आरोप मुसलमान लगाना शुरू करेंगे कि तुम तो हिंदुओं की पार्टी हो, हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हो, हमारे लिए कौन है। यहां पर भारत का जो विपक्ष है वो इस दुविधा में फंस चुका है कि ना तो वो ओवैसी के अगेंस्ट जा सकता और ना ही इसके क्या नाम है मुसलमानों के खुलकर फेवर में बोल सकता, ना ही बीजेपी को खुलकर विरोध में बोल सकता, क्योंकि एक माहौल ऐसा बन चुका है कि मोदी के विरोध में बोलना मतलब हिंदुओं के विरोध में बोलना, मोदी के विरोध में बोलना मतलब हिंदुओं के विरोध में बोलना। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मोदी ने सिचुएशंस को इस तरह मतलब पूरा वोट बैंक उसके पक्ष में पूरी ताकत के साथ आया हुआ है। अब आप यहां समझिए कि यहां पर ऐसे में विपक्ष क्या करेगा। विपक्ष ओपन क्रिटिसिज्म करेगा गवर्नमेंट का
ओपन क्रिटिसिज्म करेगा गवर्नमेंट का, किस मामले में? एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और बाकी चीजों के मामले में। यानी विपक्ष मोदी से इस मामले में तो लड़ेगा, इकोनॉमी और दूसरे के मामले में, लेकिन इस मोदी जो है इस मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ करने के लिए एक प्रॉक्सी वॉर जरूर छेड़ेगा। और ये जो प्रॉक्सी वॉर है, आजकल मुसलमान इस प्रॉक्सी वॉर का ही चारा बने हुए। कैसे? आइए देखो, चीजें लंबी चौड़ी समझने की मजबूरी है, वरना हम कुछ मतलब इस मामले में क्या कहें। अगर आप देखें, प्रॉक्सी वॉर खासकर कभी भी किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, तो एक तो प्रॉक्सी वॉर जो है वो आर्म्ड होती है, यहां पर आर्म्ड नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां जो प्रॉक्सी वॉर है, छद्म युद्ध है, उसको लीडरलेस मूवमेंट की बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां पर लीडरलेस मूवमेंट की बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि असलियत में जो भी मामला है वो लीडरलेस मूवमेंट का है। कैसे? कि जानबूझकर इस लीडरलेस मूवमेंट में क्या किया जाता है, जानबूझकर एक ऐसा मुद्दा उठाओ जो इमोशनल हो और जो फियर क्रिएट कर रहा हो, और उसके अंदर रॉन्ग फैक्ट्स के नाम पर फियर क्रिएट करो, और साथ में उसके अंदर आम आदमी को खड़ा कर दो, लेकिन उसका कोई लीडर ना हो, ये पक्की बात है। आम आदमी को खड़ा कर दो लेकिन उसका कोई लीडर ना हो, ये पक्की बात है। इस चीज को आपको समझना होगा। यहां मामला ये रहा CAA NRC का। CAA NRC मोटे तौर पर देखा जाए तो CAA NRC का दूर दूर तक आम हिंदुस्तानी मुसलमान से कोई लेना देना नहीं था। CAA NRC का आम हिंदुस्तानी मुसलमान से किसी तरीके का कोई लेना देना नहीं था, ये समझ लीजिए। CAA NRC दूर दूर तक कहीं किसी चीज से लेना देना नहीं था। इसका केवल और केवल एक काम था, यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आने वाले हिंदुओं के लिए सिचुएशन थी कि यहाँ से जो रिलीजियस परसिक्यूशन यानी धार्मिक प्रताड़ना झेलकर आने वाले हिंदुओं के लिए, हिंदू, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन, यहाँ तक कि ईसाई भी थे, जैन और पारसी, ये लोग अगर वहां से आएंगे तो उनको भारत में जो वीजा 11, जो भारत की नागरिकता 11 साल में मिलनी थी, वो नागरिकता केवल 5 साल में मिलेगी। इसमें समझ लीजिए आज भी बहुत से लोगों को CAA NRC का नहीं पता, और अनपढ़ जो भीड़ है उसको तो बिल्कुल भी नहीं पता कि भाई असलियत में इसमें कहीं पर भी ये प्रावधान नहीं था कि मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। ऐसा दूर दूर तक नहीं था। वहां पर प्रावधान ये था कि जो आम मुसलमान, इन देशों से आने वाला आम मुसलमान भी अगर भारत की नागरिकता लेगा तो उस कानून की जगह उसे पुराने वाले CAA सिटीजनशिप जो एक्ट है, CAA सिटीजनशिप एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग 11 साल भारत में रहना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई धार्मिक प्रताड़ना झेलकर, जहां वो जी ही नहीं पा रहा, वहां से उसे झेलकर भारत वापस आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे 5 साल, भारत आ रहा है तो उसे 5 साल में नागरिकता मिलेगी, और अगर कोई मुसलमान है तो उसे 11 साल में मिलेगी। फर्क सिर्फ इतना था। यहां पर किसी भी मुसलमान को इसकी नागरिकता छीनने का दूर दूर तक प्रावधान नहीं था। और उससे भी बड़ी बात, जो रेफरेंस आसाम का लिया गया था, उस रेफरेंस के अंदर यह था कि 31 दिसंबर 2014 तक का आपके पास कोई भी कागज है, वोटर ID कार्ड है, कहीं कुछ किया है, पुलिस का चालान भी है, वो भी दिखा दो, आपको नागरिकता मिल जाएगी। शोर मच गया, कंसंट्रेशन कैंप में रखेंगे, नंगा रखेंगे, मार डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, पता नहीं क्या क्या, और ये इतनी सारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई। 3 महीने तक 4 दादियां बिठा दी। अब 4 दादियां बिठा दी जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन नाम की पता ही नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का एक नेगोशिएटिंग पैनल बनाया गया कि चलो बीच का रास्ता निकाल लें। उनसे क्या सवाल पूछने हैं,
तीस्ता सीतलवाड़ जैसे जो प्रोवोकेटिव नेता हैं, जो मतलब एंटी मोदी उनका स्टांस बचपन से मतलब शुरू से रहा है, उस चीज को अगर आप देखेंगे तो तीस्ता सीतलवाड़ जैसे नेता वहां देखे गए जो उन औरतों को सवाल सिखा रहे हैं कि ये केवल 4 सवाल पूछने हैं और केवल 4 ही पूछने हैं, वो कुछ भी पूछे यही 4 सवाल घुमा फिरा के पूछते रहना, वो अपने आप परेशान होकर चले जाएंगे। ये स्टेटमेंट बाकायदा वीडियोस में दिखाई दिया है। अब ऐसे में बरगला दो, इसका मतलब क्या? इससे एक चीज के जो मुसलमान अगर बीजेपी को वोट दे रहे थे उनमें एक डर पैदा हो जाए कि उन्होंने बीजेपी को वोट देके बहुत बड़ी गलती की है और इसी गलती का नतीजा ये है, इसी गलती का नतीजा ये है कि ऑब्वियस सी बात है ये कहीं ना कहीं सिचुएशन इनके हाथ से, मतलब इसी गलती का नतीजा ये है कि मोदी इनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, इसलिए अब मोदी को वोट नहीं करना। यहां पर सारे मुसलमानों को एक जगह लाकर खड़ा किया कि जिस मुसलमान को बीजेपी डिवाइड करने की बात कर रही थी कि कुछ मुसलमान हमें वोट करें, वो मुसलमान को अब यहां कंसोलिडेट करके एंटी मोदी फॉर्मेट में यहां पर कन्वर्ट कर दिया गया। ऐसे ही अगर आप दूसरा लीडरलेस मूवमेंट की बात करते हैं तो आप लोगों ने किसान आंदोलन की बात करी होगी। अब लीडरलेस मूवमेंट में किसान आंदोलन की अगर आप बात करते हैं, यहां पर किसान आंदोलन की अगर आप बात करते हैं तो इस किसान आंदोलन के अंदर आपको एक चीज दिखाई देगी, जहां सीएए एनआरसी में कोई लीडर नहीं था। पहले स्टूडेंट मूवमेंट, फिर शाहीन बाग की महिलाएं, उसके बाद हर जगह मुस्लिम महिलाएं। महिलाओं को आगे इसलिए लाया गया, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण एक तो महिलाएं इमोशनल हैं, शांति से बैठी हुई हैं, और दूसरी सबसे मेन बात ये कि महिलाएं जो हैं वो अगर, क्योंकि माना यह जा रहा था कि पुरुषों ने मोदी को वोट नहीं किया लेकिन महिलाओं ने मोदी को वोट किया, तो महिलाएं अगर एंटी मोदी स्टांस लेना शुरू कर दें तो वो काफी ज्यादा फायदेमंद होगा अपोजिशन के लिए। इसीलिए महिलाओं को आगे बढ़ाया गया कि मोदी अगर किसी भी तरीके की, मोदी सरकार किसी भी तरीके का ऐसा कोई स्टांस ले तो ऑब्वियस सी बात है उसको एंटी मुस्लिम देखा जाए, और जानबूझकर उसे कहीं ना कहीं मतलब हिंदू मुस्लिम रायट्स में कन्वर्ट किया गया। दिल्ली रायट्स उसका सबसे मेन एग्जाम्पल है, दिल्ली रायट्स उसका सबसे मेन एग्जाम्पल है। अब आगे आ जाता है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में 30 से ज्यादा लीडर मौजूद थे। अब मजे की बात यह कि इन 30 से ज्यादा लीडर्स में एक ग्रुप बात करेगा, जब सरकार उसकी बात मान जाएगी तो वो कहेगा, दूसरा ग्रुप उठ खड़ा होगा कि हमारी ये नई मांगे हैं। सरकार उनसे बात करेगी, फिर तो पता लगेगा तीसरी मांगे हैं, फिर सरकार उनसे बात करेगी तो पता लगेगा चौथा ग्रुप, फिर पांचवा ग्रुप, और पांचवा ग्रुप ऐसी मांग करेगा जिससे पहले वाला भड़क जाए। यानी सरकार को उलझा के खड़ा कर दो, सरकार को खुले तौर पर उलझा के खड़ा कर दो कि भैया यहां सरकार जो है पूरे तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है। ये भी एक तरीके के प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा था, वरना वही किसान हैं अच्छे खासे कृषि कानूनों को वापस दिलवाकर चुपचाप चले गए। 15 जनवरी को वापस आने का वादा करने के बाद वो 15 जनवरी को आसपास दिखे भी नहीं। कहाँ है दिखे भी नहीं। मोदी जी ने कोई वादा नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई वादा शायद पूरा भी नहीं किया, लेकिन वो सारे के सारे नेता एक भी नहीं दिखा। अंदाजा मतलब साफ है कि भैया उनका मकसद केवल और केवल एक था। उनका जो मकसद था वो केवल और केवल एक मकसद था कि कैसे भी कैसे करके सरकार को किसान मूवमेंट से अगेंस्ट किया जाए, किसानों को सरकार से दूर किया जाए। लेकिन खास बात देखने वाली ये थी कि भाई पंजाब में तो बीजेपी को कोई सपोर्ट करने वाला था नहीं, लेकिन जहां जिस जाट लैंड के नेताओं को खड़ा किया, टिकैत जैसे नेताओं को खड़ा किया बीजेपी को यूपी इलेक्शंस के अंदर, वहीं पर सबसे ज्यादा सीटें मिली। 75 में से 50-55 सीटें ले गए। 70 में से, बल्कि 70-75 में से 50-55 सीटें लेके जाने का मतलब आप ये समझ लीजिए कि विपक्षियों का तो सुपड़ा साफ कर दिया।
और इसका मतलब सीधा ये था कि किसान आंदोलन के मामले में भी विपक्ष ने जो मामला चला वो सारे का सारा गायब था। लेकिन अब मोदी सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, ये एक नया इनके सामने चाल आती हुई नजर आ रही है। अब यहां आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, मुद्दा था ज्ञानवापी का। भाई किसान आंदोलन खत्म हुआ, यूपी इलेक्शंस इसी साल रिजल्ट दे के गए हैं मार्च में। तो यूपी इलेक्शंस के तुरंत बाद जैसे ही हमें ज्ञानवापी दिखाई देती है, मई का मामला है, अप्रैल मई का मामला, ज्ञानवापी का मामला जैसे ही आया, इस ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग, अब शिवलिंग का जैसे था तो उसके ऊपर डिबेट यहां पर शुरू हो गई कि भाई वो जो शिवलिंग है या फव्वारा है। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं टीआरपी से रिवॉल्व होता है, उसका सीधा लेना देना टीआरपी से है। प्राइवेट मीडिया है, प्राइवेट न्यूज चैनल्स को पैसा चाहिए। यहां पर जितने भी आपको न्यूज एंकर्स दिखाई देंगे वो आजकल न्यूज एंकर कम, मॉडल ज्यादा हैं, और मॉडल्स और खासकर महिलाओं को आगे वहां पर मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है। उनकी अपनी एक शक्ल और पर्सनैलिटी मायने रखती है, अकल इतनी ज्यादा नहीं है और पत्रकारिता तो दूर दूर तक नहीं है, ये समझ लीजिए। यहां पर ये डिबेट बहस करवाते हैं जिसमें दोनों तरफ से मतलब भौंकने की आवाज आ रही होती है, हर कोई अपनी अपनी कह रहा होता है कि कोई किसी की सुन नहीं रहा होता, और जानबूझकर डिबेट्स को ऐसे भड़काया जाता है कि कुछ कहने की हद नहीं। अब यहां आप समझिए सीएए एनआरसी था, उसके बाद सिख मूवमेंट, तो खैर रिलीजियस मूवमेंट, रिलीजियस रंग देने की कोशिश की गई लेकिन इतना ज्यादा रिलीजियस हो नहीं पाया। लेकिन अगर आप देखें यहां पर सबसे ज्यादा मजबूत पार्ट अभी भी मुस्लिम्स का माना जा रहा है, तो जानबूझकर अब पैनलिस्ट आते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी जानबूझकर भावनाएं भड़काते हैं कि एकदम से। लेकिन अभी भी आप समझिए, यूपी इलेक्शन के बाद एक नया ट्रेंड और देखने को मिला जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये ज्ञानवापी तो बाद में आया है, उससे पहले आप सोचकर देखिए, सबसे पहले तो 2 अप्रैल को जब चैत्र नवरात्रि शुरू हुए तब करौली की हिंसा हुई। करौली की हिंसा हुई। हिंसा कैसे हुई? एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के ऊपर, मुस्लिम्स ने, मतलब मुस्लिम मोहल्ले से हिंदुओं का एक जुलूस वगैरह निकल रहा था। देखिए जुलूस में, और खासकर इस तरीके के जो जुलूस होते हैं उसमें हथियारों का प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। अभी मुहर्रम आ रहा है तो मुहर्रम के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से हथियारों का प्रदर्शन खुलकर हो रहा होता है, और शबे बारात जब का एक इनका त्योहार होता है तो रात के समय पर जितना ज्यादा हुड़दंग दिल्ली की सड़कों पर मुस्लिम लड़कों का देखा जाता है, वो अपने आप में एक डराने का माहौल हमेशा क्रिएट करता है। हमारे इलाके के अंदर पड़ोस में मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां से जब वो शबे बारात निकलती है तो वहां पर जो तलवारें हैं और वहां पर जो प्रोवोकेटिव नारे हिंदुओं के अगेंस्ट मंदिर के सामने खड़े होकर लगाए जाते हैं, उसको भी अगर देखा जाए तो मेरा ऐसा मानना यह है कि दोनों के दोनों पक्ष बराबर हैं। हम किसी एक पक्ष के ऊपर आरोप लगाकर ये नहीं कह सकते कि यही गुनहगार है और दूसरा जो है वो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा शरीफ है। मेरा ऐसा मानना है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप खुद सोचकर देखिए, 2 अप्रैल को दंगे होते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको सीधा सीधा रामनवमी के जुलूस के ऊपर दंगे नजर आते हैं। रामनवमी के जुलूस के ऊपर दंगे नजर आते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ईद के ऊपर भी जोधपुर के अंदर दंगे नजर आते हैं। तो ये एक ट्रेंड एक अलग ही लेवल का था जिसमें पूरे भारत के अंदर एकदम से हिंदू मुस्लिम रायट्स अलग अलग जगह पर दिखाई दिए। जहां जहां दंगे हुए, चाहे वो दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका हुआ, चाहे राजस्थान, गुजरात, झारखंड, जहां भी है वहां पर क्लैशेस नजर आए और जबरदस्त लेवल पर क्लैशेस नजर आए, जबरदस्त लेवल पर क्लैशेस नजर आए।
ये हिंदू मुस्लिम टेंशन को बढ़ावा दिया गया। मैं पूरे तरीके से 100% मुसलमान क्या नाम है 100% अपोजिशन पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन अपोजिशन जिस तरीके से क्या नाम है मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, और बहुत सारे मुस्लिम नेता पॉसिबिलिटी पूरी है कि वो पाकिस्तान की गोद में भी खेल रहे हों, और बहुत से ऐसे हिंदू क्या नाम है जोशीले नेता भी, और कोई बड़ी बात नहीं है लोकल बीजेपी के नेता भी हों। यानी इस समय पर हर कोई अपनी अपनी रोटियां सेक रहा है और अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। जहां पर हिंदू वोट ज्यादा है वहां हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट किया जाएगा, और जहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा है कोशिश की जाएगी वहां ऐसा कोई इंसिडेंट ना किया जाए जिससे मुस्लिम वोट डिवाइड हो। ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं रामनवमी और इनके दंगे और उसके बाद एकदम से ज्ञानवापी शिवलिंग, यहां से प्रोवोकेटिव डिबेट्स यानी भड़काऊ जो बहस हैं वो सारी की सारी आपको दिखाई दे रही हैं। मैं बीजेपी को दूध धुला नहीं मान रहा, लेकिन मैं मुसलमान भाइयों को भी एक बात ये कहना चाहूंगा कि इस समय पर जिस तरीके से हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट हो रहा है और जिस तरीके से आपके लीडर्स यानी मुस्लिम जिन्हें अपना लीडर मानते हैं, वो धार्मिक लीडर मानते हैं, वो घटिया राजनीति और घटिया हरकतें कर रहे हैं, और जिसे कहते हैं कि बचकाना हरकतों में बचकाना बयान देकर, प्रोवोकेटिव यानी भड़काऊ बयान देकर हिंदू भावनाओं को आहत कर रहे हैं, इसका पूरा खामियाजा पूरा नुकसान केवल और केवल मुस्लिम्स को ही हो रहा है, क्योंकि इससे हिंदू यूनाइट हो रहा है, और जितना ज्यादा हिंदू यूनाइट होगा वोट बैंक वोट्स उतना ज्यादा हिंदू बीजेपी के पक्ष में पड़ेगा और उतना ज्यादा विपक्ष मरता हुआ दिखाई देगा। और अगर ओवैसी ये सपने देख रहा है कि वो अपने दम पर ऐसा कुछ खेल जाएगा कि वो किसी राज्य के अंदर सरकार बना जाएगा, तो किसी भी राज्य में जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट को छोड़कर किसी भी राज्य में मुसलमान इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में नहीं है कि वहां पर एक मुस्लिम मुख्यमंत्री अपने दम पर बना पाए बिना हिंदू वोट के सपोर्ट के। तो इसलिए कॉपरेशन यहां ज्यादा जरूरी है कंपैरेटिवली यहां पर अपना डोमिनेंस। लेकिन जिस तरीके से झारखंड के अंदर खबरें आई हैं कि 100 से ज्यादा इलाकों स्कूल्स के नाम बदल दिए गए, उर्दू स्कूल लिख दिया गया, वहां संडे की छुट्टी बना करके फ्राइडे को छुट्टी रखवाई गई, इस तरीके की हरकतें कहीं ना कहीं फियर पैदा कर रही हैं। और जो ये फियर पैदा कर रही हैं इससे कुछ नहीं हो रहा, इससे मुस्लिम वोट बैंक भले ही इकट्ठा हो या ना हो, लेकिन हिंदू यूनाइट हो रहा है। जो हिंदू 2014 से पहले जातियों के अंदर बटा हुआ नजर आ रहा था, 40% हिंदू अगर केवल और केवल बीजेपी को वोट दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज है सारी की सारी अपोजिशन पार्टीज के लिए। और यही कारण है कि एक एक करके अपोजिशन पार्टी जो है वो औंधे मुंह नीचे गिर रही है। और पहली बार भारत में एक ऐसा ट्रेंड चला है, आज से पहले मैंने ऐसे में बहुत देखा है कि सांप्रदायिक पार्टी के नाम पर या सांप्रदायिक ताकतों के नाम पर सरकारें गिरती थी, सेक्युलरिज्म के नाम पे सरकारें गिरती थी, और बीजेपी से मोह भंग के नाम पर सरकारें गिरती थी। पहली बार ऐसा हुआ है जिसके अंदर महाराष्ट्र में ये कहा गया कि तुम बीजेपी के साथ नहीं हो, तुम हिंदुत्व के साथ नहीं हो, इसलिए हम सरकार गिरा रहे हैं, इसलिए हम पार्टी तोड़ रहे हैं। शिवसेना का जो हाल है वो यही है। शॉर्ट में मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस समय पर सबको समझना होगा कि भारत के अंदर जिस तरीके से वोट कंसोलिडेट हो रहा है और विपक्ष जो है वो मुस्लिम्स को इस्तेमाल कर रहा है, और पॉसिबली बीजेपी भी कर रही है, और उसका सीधा सीधा असर जो है वो हिंदू वोट कंसोलिडेशन के नाम पर हो रहा है। और मुस्लिम्स जितना ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं उतना ज्यादा हिंदू वोट कंसोलिडेट हो रहा है। कन्हैया के मामले में अगर आप देखेंगे ना, तो कन्हैया लाल और उमेश कोल्वे के नाम के अगर देखेंगे तो इन दोनों मामलों में साफ ये नजर आया है, जो हिंदू पक्ष की एक मान्यता है कि असलियत में यहां पर एक फेसबुक पोस्ट को शेयर करने के बदले में गर्दन उतार देने का मतलब यह है कि हमारे हिंदू के, यानी हमारे मीन्स जो लोग कहते हैं हिंदू के यहां तलवार रख दी है मुसलमानों ने, और ये कहा कि तुम बोलकर दिखाओ, ये तलवार अंदर डाल देंगे।
इस तरीके का अगर माइंडसेट बन रहा है तो इसका मतलब ये, और जिस तरीके से अजमेर शरीफ से दिखाई दे रहा है कि हिंदुओं को तरसा दो, जिन्होंने नूपुर शर्मा के फेवर में अपनी दुकानें बंद करी हैं, तो उसका रिएक्शन ये होगा कि अब हिंदू भी नाम पूछकर सामान खरीदना शुरू कर चुका है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर 20% मार्केट मतलब 14-15% मार्केट अगर मुसलमानों पे बचेगी तो इसका सीधा मतलब है कि 85% मार्केट आम मुसलमान के हाथ से दूर जा रही है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मुसलमान भाइयों को ज्यादा समस्या आने वाली है, ज्यादा कट्टरता के मामले को फॉलो करते हुए। और रही बात प्रॉफिट मोहम्मद के अपमान की, तो इतना सोचकर देखिए आप जितना रिएक्ट हो रहे हैं, खुदा ना खास्ता ऐसी अगर बात हो कि लगभग 1.5-2 लाख ट्वीट एक दिन में आ जाए और वो एक ऐसा ट्रेंड चले कि 2-4-10 दिन तक उन्हीं भड़काऊ या उन्हीं अपमान करने वाली पोस्टों को बार बार शेयर किया जा रहा है और पूरा का पूरा जो फेसबुक इंस्टाग्राम है वो भर गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप खुद बताइए किस किस के गले काटते फिरेंगे, किस किस के गले। और अगर ऐसा हुआ तो यहां पर नुकसान फिर माइनॉरिटी को कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है मेजॉरिटी के, और देश तो बर्बाद होगा ही, देश तो खड्डे में जाएगा ही। अब आगे क्या है वो तो वक्त बताता है, लेकिन इसमें हमारे मुस्लिम भाइयों को समझना चाहिए कि कैसे आज के दिन कठपुतली से बने हुए हैं, और वो जो अदृश्य शक्तियां कोई आसमान में नहीं है, आप ही के बीच में बैठा हुआ एक, हम सब के बीच में बैठा हुआ एक चालाक प्राणी होता है जो अलग अलग तरीके से हमें भड़का रहा होता है। वो हमारे देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, समाज को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, डिवाइड कर ही रहे हैं, और कहीं ना कहीं देश का तो बेड़ा गर्क हो रहा है। अब आगे जो होगा दोस्तों, उसके ऊपर हम और आप ही जिम्मेदार होंगे, तो कोशिश करें कि ऐसे मामलों से बच के रहा जाए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।